सो डियर स्टूडेंट, हम मैट्रिक्स वाला चैप्टर पूरा कर चुके हैं। अब हम चैप्टर 4 में आते हैं, जो कि है सारणिक डिटर्मिनेंट। तो सारणिक होता क्या है? सारणिक एक तरीके से आव्यूह को हल करने का एक तरीका ही है। ये क्या करता है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है, वर्ग आव्यूह जो होता है, उसको कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है। मतलब किसी वर्ग आव्यूह को कोई एक आंकिक मान दे देता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे देता है, या हम बोले कि वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबद्ध कर देता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस वर्ग आव्यूह का सारणिक बोलते हैं। तो सारणिक जो है वो केवल वर्ग आव्यूह का ही ज्ञात किया जा सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम कि सारणिक एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा एल्जेब्राइक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, जो क्या करता है, प्रत्येक आव्यूह को, कैसे आव्यूह को, स्क्वायर मैट्रिक्स को, वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबद्ध करता है। यानी कि जिसके इनपुट में तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन जिसके आउटपुट में क्या आएगा, एक नंबर आएगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे वो रियल नंबर हो। तो सारणिक और कुछ नहीं है, आव्यूह को ही हल करने का एक क्या है, तरीका है। तो इसकी डेफिनेशन जो बनेगी, वो डेफिनेशन इस तरीके से बनेगी। यदि किसी वर्ग आव्यूह को, यदि किसी वर्ग आव्यूह को, ये चीज़ याद रखना, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या, अब वो संख्या वास्तविक भी हो सकती है, यानी कि रियल नंबर भी हो सकता है, या सम्मिश्र कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। यदि किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या से, चाहे वास्तविक संख्या हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, सम्मिश्र संख्या हो, तो किसी वर्ग आव्यूह को एक संख्या से संबद्ध कर दिया जाए, तो उसे उस वर्ग आव्यूह का क्या कह देते हैं, सारणिक कह देते हैं। उसे वर्ग आव्यूह का सारणिक कहते हैं। ये जो सारणिक है, ये जो नंबर से रिलेट कर रहा है ना, वर्ग आव्यूह को एक नंबर से रिलेट कर रहा है, इसका अपना महत्व होता है। अपना महत्व होता है मतलब सारणिक की जरूरत हमें पड़ी क्यों? सारणिक की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इस सारणिक की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है, जिनको हम युगपत समीकरण कहते हैं, उन युगपत समीकरणों के हल का अस्तित्व है कि नहीं है, वो हम इस सारणिक की मदद से बता सकते हैं। इसी प्रकार से सारणिक के और सारे भी अनुप्रयोग हैं। किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल, एरिया हमको निकालना है, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, तो उसमें भी डिटर्मिनेंट यानी कि सारणिक का यूज होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं कुछ इस तरीके से। माना ए बराबर ABCD, ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो ए का सारणिक जो बनेगा, तो ए का सारणिक, उसको कैसे दर्शाया जाता है, उसको कुछ इस तरीके से दर्शाया जाता है। देखो, दो डंडे होंगे, बीच में लिख देंगे ए। अब इसको मॉड मत समझना, ये मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है, ये क्या है, सारणिक को दर्शाने का एक तरीका है। दो डंडे, बीच में क्या लिख दिया, ए। ए यहाँ पर कौन है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो वैसे ही यहाँ भी चेंज हो जाएगा। ये जो ये स्क्वायर ब्रैकेट बना था, ये कुछ इस तरीके से, ये दो डंडे आ जाएंगे, इसके बीच में ये अवयव आ जाएंगे ABCD। या इसे ही ऐसे भी दर्शाते हैं, डिटर्मिनेंट ए भी लिखते हैं, या ये ट्रायंगल, इसको भी डिटर्मिनेंट ही बोलते हैं। तो क्या बनेगा, ABCD। तो वर्ग आव्यूह का सारणिक क्या बना, ABCD। इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये तो हुई सारणिक की बात की, सारणिक होता क्या है और सारणिक को दर्शाया कैसे जाता है। ये क्या है, सारणिक के संकेत हैं। ठीक, अब अगला जो आता है टॉपिक हमारा, सारणिक की कोटि, ऑर्डर उसका क्या होगा, कैसे होगा, कैसे डिफाइन होगा। देखो, सारणिक बनना है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का। वर्ग आव्यूह का ही सारणिक बन सकता है और किसी का नहीं बनेगा। ठीक है, वर्ग आव्यूह मतलब ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्ति और कॉलम बराबर होते हैं, उसी को तो बोलते हैं ना वर्ग आव्यूह। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जिसमें क्या होती है, समान होती है, तो उसी का सारणिक बन सकता है। तो सारणिक की जो कोटि है, जो ऑर्डर है, तो सारणिक की कोटि क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे ही सो ऑन, आगे को भी हो सकता है। अब जो सारणिक की कोटि होती है, वो स्क्वायर के फॉर्म में होती है। स्क्वायर के फॉर्म में मतलब कहीं पर लिखा है कि एक कोटि का सारणिक है,
तो इसका मतलब हुआ 1x1। क्यों? क्योंकि इसमें पंक्ति और कॉलम क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि वर्ग आव्यूह का तो बन रहा है ना। 2 कोटि का अगर सारणिक है तो उसको हम बोलेंगे 2x2। 3 कोटि का अगर सारणिक है तो इसको हम बोलेंगे 3x3। ठीक, तो इस तरीके से सारणिक की कोटि का क्या होता है, निर्धारण होता है। अब देखो एक एक करके हम इनको पढ़ते हैं। एक कोटि के आव्यूह का सारणिक कैसे बनेगा। एक कोटि का आव्यूह मतलब एक कोटि का स्क्वायर मैट्रिक्स मान लेते हैं। माना ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 1 है, 1x1, एक कोटि बोलेंगे इसको। माना ए बराबर, ये जो ए है इस आव्यूह का क्या है, कोई अवयव है। ठीक है, अब इसकी कोटि 1 है, इसका मतलब इसमें एक पंक्ति है एक कॉलम है, तो वो ऐसी तो बनेगा। ये अपने आप में एक पंक्ति भी हुई, अपने आप में एक कॉलम भी हुआ। एक आव्यूह है तो जो इसका सारणिक बनेगा उसको कैसे दर्शाएंगे, उसको दर्शाएंगे डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या लिख देंगे, ये होगा इसका क्या, सारणिक, जिसकी वैल्यू क्या बनेगी, ए बनेगी। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके लिए लिखा है इस तरीके से दे दिया -2, तो ये क्या है, सारणिक है। कितनी कोटि का सारणिक है, एक कोटि का सारणिक है। एक कोटि का मतलब इसमें एक पंक्ति और एक कॉलम है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, -2 ही होगी। मैंने आगे भी बताया था ये मॉड्यूलस नहीं है, मॉड्यूलस फंक्शन नहीं है। मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, माइनस वाले को भी प्लस कर देता है। ये -2 का क्या बना देता, 2 बना देता, लेकिन नहीं, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो -2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, -2। इसी तरीके से अगर ये डिटर्मिनेंट 10 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट -15 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, -15 ही रहेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये होता है एक कोटि के आव्यूह का सारणिक। इसी प्रकार से 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक, 2 कोटि के आव्यूह का सारणिक। यहाँ पर मैंने 2 कोटि का आव्यूह लिखा है तो आपको समझ जाना है कि ये 2 कोटि का कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो ऐसे मान लेते हैं। माना ए बराबर, ये एक मैट्रिक्स है, ये इसके अवयव हैं A11, A12, A21 और A22। इसकी कोटि कितनी है, 2x2। 2 कोटि का मतलब 2 पंक्ति और 2 कॉलम का एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है। तो इसका जो सारणिक बनेगा, तो इसका जो सारणिक बनेगा उसको कैसे दर्शाएंगे, इसके सारणिक को दर्शाएंगे ऐसे, डिटर्मिनेंट ए, या ऐसे लिख लो डिटर्मिनेंट ए, या ऐसे लिख लो डिटर्मिनेंट। वो बनेगा क्या, A11, A12, A21 और A22। ये होगा 2 कोटि के वर्ग आव्यूह का सारणिक। ठीक, बात समझ में आई होगी। अब एक कोटि के जो सारणिक था उसकी वैल्यू तो हमको पता चल गई कि यही होती है करके। अब 2 कोटि के आव्यूह के सारणिक की वैल्यू कैसे निकाली जाए, यह हम बोलेंगे कि 2 कोटि के आव्यूह के 2 कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे किया जाए। तो 2 कोटि के सारणिक का प्रसार वो कैसे किया जाएगा, देखो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A11 से कौन मल्टीप्लाई हुआ, A22, फिर आएगा माइनस का साइन, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A12 से कौन मल्टीप्लाई हुआ, A21। तो ये होता है 2 कोटि के सारणिक का क्या, प्रसार। अब आप बोल रहे होगे ये माइनस कहाँ से आया, तो इसको भी मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो अवयव की पोजीशन पर डिपेंड करता है प्लस और माइनस। जैसे यहाँ पर लिखा है ना हमने A11, तो इस अवयव की पोजीशन क्या है, 1 1 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में तो है ये। तो इसको ऐसे लिखा जाता है -1 की पावर 1 + 1, -1 की पावर 1 + 1। ये जो ऑर्डर है 1 1 था ना, तो 1 + 1, और फिर क्या आएगा इसके साथ, A11 और A22। ऐसी इधर यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम, प्लस लगाएंगे, -1 की पावर। अब इसका जो ऑर्डर, इसका जो वो है पोजीशन है, वो क्या है, 1 2 पोजीशन है। 1 2 पोजीशन है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा, और क्या आएगा, A12 और A21। ठीक, इतना समझ में आया होगा। अब क्या बनेगा ये,
देखो -1 की पावर 1+2 का मतलब हुआ 1+1 का मतलब हुआ 2, यानी कि -1 का स्क्वायर हो गया। -1 का स्क्वायर प्लस ही होता है, तो ये तो रहेगा आपका A11 और A22। अब इधर देखना, ये हो जाएगा -1 की पावर कितना 3। -1 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, माइनस हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस प्लस क्या बन जाएगा, माइनस A12 A21। तो इस तरीके से ये आया, ये साइन कहाँ से आया, ये ऐसा आया। जो सारणी का प्रसार करने का रूल है ना, वो रूल ये होता है, हमको देखनी पड़ती है अवयवों की पोजीशन। जो 1 1 पोजीशन में था तो हम लिखते हैं -1 की पावर 1+1, ये जो इसके सफिक्स हैं 1 1 है, ये ऐड हो जाते हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हुआ इससे, फिर बीच में प्लस लगाते हैं, प्लस लगाया, -1 की पावर, अब इसकी पोजीशन देखिए, इसकी पोजीशन है 1 2 पोजीशन, तो ऊपर हो जाएगा 1+2, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा ये। अब ये बना -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, ये तो ऐसे ही आएगा। ये वो बना -1 की क्यूब, -1 की क्यूब करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, और ये वाला ऐसे आएगा। तो ये हुआ हमारा 2 कोटि के सारणिक का प्रसार। अब इसी तरीके से देखते हैं 3 कोटि के सारणिक का प्रसार कैसे किया जाता है। इसको एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं, उससे पहले आपको। सपोज हमको ये एक सारणिक दे रखा 2 -5 3 1, इसका मान ज्ञात करो वगैरह, का मान ज्ञात करो, ये हमसे कह रखा है। तो कैसे करेंगे, बड़ा आसान है। ये मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा किससे, 3 से, तो 2 गुणा 1 2 हो गया, माइनस ये माइनस का 15, माइनस माइनस प्लस 2 + 15 कितना हो गया, 17 हो गया। इसी तरीके से अगर हमको एक ऐसा दे दिया, यहाँ पर x लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर 0 लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिया, ये बराबर 0, तो x का मान बताओ, ऐसा कह दिया हमसे। तब क्या करेंगे, इसी तरीके से इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करेंगे। x से 2 मल्टीप्लाई होगा 2x, बीच में माइनस, 0 से 1 मल्टीप्लाई होगा 0 = 0, यानी कि 2x = 0, या x = 0/2, यानी कि कितना, 0। तो इसका जो x का मान आएगा कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 कोटि के सारणिक या द्वितीय कोटि के सारणिक का हम क्या करते हैं, प्रसार करते हैं, और इस तरीके से उनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। अब तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार, ये कैसे किया जाए। मान लो हमको एक वर्ग आव्यूह दिया है कुछ इस तरीके से, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 3×3, 3 पंक्ति हैं इसमें, 3 कॉलम है। तो इसका जो सारणिक बनेगा वो क्या बनेगा, उसको हम दर्शाएंगे डिटर्मिनेंट A करके। वो इस तरीके से होगा कुछ, A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसी A31 A32 और A33, कुछ इस तरीके से होगा। अब इसका प्रसार, क्वेश्चन उठता है प्रसार कैसे किया जाए। तो प्रसार करने के लिए क्या करते हैं हम, इसको किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश इसका प्रसार कर देते हैं। देखो ये इसमें पहली पंक्ति है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर। अब ज़रा ध्यान देना कैसे होगा। सबसे पहले लिखेंगे A11, प्रथम पंक्ति का जो पहला अवयव है वो कौन है, A11। तो जब A11 लिखेंगे तो क्या करेंगे, जो इसकी पोजीशन है उस पोजीशन वाली लाइन को और उस पोजीशन वाले कॉलम को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। A11 कौन सी है, फर्स्ट पोजीशन है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की पोजीशन है, तो फर्स्ट रो को बंद कर देंगे और फर्स्ट कॉलम को बंद कर देंगे। क्या बचा, A22 A23 A32 A33, इसको लिख देंगे डिटर्मिनेंट के रूप में ऐसे, A22 A23 A32 और A33। ठीक, और यहाँ पर साइन -1 की पावर कितना, 1 1 पोजीशन है तो 1+1। ठीक, फिर बीच में लगाओ प्लस, उसके बाद क्या हमने करना है, इसके सापेक्ष, तो -1 की पावर कितना, पोजीशन क्या है 1 2 पोजीशन है तो 1+2। अब जिस लाइन और जिस कॉलम में ये है उसको बंद कर देंगे। ये कौन सी लाइन में है, फर्स्ट लाइन में और सेकंड कॉलम में है, यानी कि फर्स्ट लाइन को क्लोज कर दो, सेकंड कॉलम को क्लोज कर दो। क्या बचा, A21 A23 A31 A33, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर A21 A23 A31 और A33।
किसके सापेक्ष, A12 बाहर से आएगा A12, सही है। फिर अगला प्लस -1 की पावर, अब ये रहा फर्स्ट लाइन में लास्ट अवयव ये रह गया, इसकी पोजीशन क्या है 1 3, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 3, ये लिखेंगे हम A13 को। उसके बाद डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब इसकी पोजीशन देखो, ये है फर्स्ट लाइन में और थर्ड कॉलम में, तो फर्स्ट लाइन को बंद कर देना, थर्ड कॉलम को बंद कर देना, ये बंद कर दिया, क्या बचा A21 A22 A31 A32, तो ये लिख देंगे डिटर्मिनेंट के अंदर A21 A22 A31 और A32। अब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 प्लस, यानी कि -1 का स्क्वायर, यानी कि प्लस ही रहना है, तो A11 आएगा। अंदर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे होता है आपको पता है, पहले इससे ये मल्टीप्लाई होगा, यानी कि A22 से मल्टीप्लाई होगा A33, फिर माइनस लगेगा A32 से मल्टीप्लाई होगा कौन, A23। अब इधर देखो -1 का क्यूब बन गया है, -1 का क्यूब माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा बीच में माइनस हो जाएगा। A12 ऐसे ही आएगा। अब अंदर डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो A21 से मल्टीप्लाई होगा कौन, A33, बीच में माइनस, A23 से मल्टीप्लाई होगा कौन, A31, ठीक। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, -1 की पावर 4, यानी कि प्लस ही हुआ, तो ये तो प्लस रहेगा A13, और इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है, A21 से मल्टीप्लाई होगा A32 माइनस A31 से मल्टीप्लाई होगा A22, इस तरीके से। उसके बाद क्या करेंगे, A11 से इधर अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस A12 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस A13 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसार करते हैं। ये मैंने प्रसार किया है प्रथम पंक्ति के अनुदिश। आप यही प्रसार द्वितीय पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हो, और यही प्रसार तृतीय पंक्ति के अनुदिश भी कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम के अनुदिश, सेकंड कॉलम के अनुदिश, थर्ड कॉलम के अनुदिश। बस चिन्ह का ध्यान रखना। उदाहरण से आपको मैं बताता हूँ, मान लो आप इस सेकंड लाइन के अनुदिश इसका प्रसार करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, A21 लिखोगे। पोजीशन देखो 2 1 है, तो -1 की पावर 2 + 1, यानी कि -1 का क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा पहले। यहाँ पर A11 की जगह कितना आ जाएगा, A21 आ जाएगा। और क्या होगा, A21 की पोजीशन देखो, ये है आपका सेकेंड लाइन में, सेकेंड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो आप क्या करोगे, इसके लिए सेकेंड रो को बंद करोगे और फर्स्ट कॉलम को बंद करोगे, 1 2 3 4, ये 4 इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से A22 के अनुदिश करोगे तो -1 की पावर 2 + 2, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। फिर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो आप दूसरी रो और दूसरे कॉलम को बंद कर देना। 1 2 3 4, ये 4 बचेंगे, ये 4 इसकी जगह यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से A23 है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3, यानी कि -1 की पावर 5, जो कि माइनस बनता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा। और A13 की जगह A23 आएगा। फिर इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो को बंद करोगे, थर्ड कॉलम को बंद करोगे, ये 4 आएंगे यहाँ पर इनकी जगह। तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हो, प्रसार कर सकते हो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अनुदिश। जिसके अनुदिश करोगे वहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार किया था, तो प्रथम पंक्ति के अनुदिश मैंने यहाँ पर क्या किया, लिखा कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश क्या करने पर, प्रसार करने पर। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना, ये जो साइन है इसमें बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप पोजीशन देखना बस। 1 1 है, यानी कि -1 की पावर 1 + 1, यानी कि -1, यानी कि प्लस बनेगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे A11, ये बंद, ये 4 अवयव आ जाएंगे ऐसे करके। फिर अगला ये आएगा, यहाँ पर है 1 2 पोजीशन, यानी कि ऑड पोजीशन है, 3 हो रहा है ना, 1 + 2 3 होता है, तो अपने आप क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। फिर 1 3 पोजीशन है, यानी कि इवन पोजीशन है, 1 + 3 यानी कि 4, -1 की पावर 4 + 1 होता है, तो यहाँ पर अपने आप क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये साइन आते कहाँ से हैं ये मैंने बताया, इस तरीके से आते हैं ये साइन। आप ऐसे इसको सीधे भी लिख सकते हो। कैसे, ये चिन्ह लिखने की जरूरत नहीं है, A11 लिखा, ये लिखा, उसके बाद यहाँ पर हमको पता है ऑड पोजीशन है, माइनस बनना है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और ये लिखा और उसके साथ डिटर्मिनेंट लिखा। फिर अगला इवन पोजीशन है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ये लिखा और उसके साथ ये डिटर्मिनेंट लिखा। तो इस तरीके से हम तृतीय कोटि के सारणिक का क्या करते हैं बच्चों, प्रसार करते हैं। तो ये तो था डिटर्मिनेंट का बेसिक, की डिटर्मिनेंट होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसका प्रसार कैसे होता है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, उसका प्रसार कैसे होता है, थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट और उसका प्रसार कैसे होता है। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट का बेसिक हो गया। अब हम इसमें स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। देखो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट नोट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि किसी भी सारणिक की गणना को, यानी कि किसी भी सारणिक का अगर तुमने वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, तो उसको सरल करने के लिए
सारणिक के उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसार करते हैं जिसमें शून्यों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। जिसमें शून्य ज़्यादा होते हैं उसके अनुदिश हम प्रसार करते हैं। अब कैसे, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज हमको एक डिटर्मिनेंट दे रखा है ये 248 -260 820। हमसे कह रखा कि इसका प्रसार करो या इसका मान ज्ञात करो। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, अब हमने देखना है कि शून्यों की संख्या किस पंक्ति या किस स्तंभ में ज़्यादा है। देखो पहली पंक्ति में तो कहीं शून्य नहीं है, दूसरी पंक्ति में शून्य है, एक शून्य है, तीसरी पंक्ति में भी शून्य है, एक शून्य है। कॉलम में देखो, पहले कॉलम में कहीं शून्य नहीं है, दूसरे कॉलम में कहीं शून्य नहीं है, लेकिन तीसरे कॉलम में जो है वो 2 शून्य है। तो हम क्या करेंगे, इसका तृतीय पंक्ति के अनुदिश, तृतीय स्तंभ के अनुदिश, थर्ड कॉलम, तृतीय स्तंभ के अनुदिश क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तृतीय स्तंभ के अनुदिश प्रसार करने पर तो थर्ड कॉलम जो है उसमें सबसे ये 8 आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 8। अब 8 के लिए क्या होगा, ये वाली लाइन बंद होगी और ये वाला कॉलम बंद होगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो को बंद करेंगे और थर्ड कॉलम को बंद करेंगे। क्या बचा, -2 6 8 2। इसको ऐसे डिटर्मिनेंट में लिख देंगे -2 6 8 2। अब इसके आगे प्लस आएगा माइनस आएगा, वो इसकी पोजीशन से पता चलेगा। ये कौन सी पोजीशन है, A11 A12 A13 पोजीशन है। 13 का मतलब 1 + 3 ऐसे करते हैं ना, -1 की पावर 1 + 3 यानी कि -1 की पावर कितना हुआ है 4, यानी कि +1 ही बनेगा। तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर अगला है 0, तो 0 लिखते हैं। 0 के लिए क्या होगा, ये लाइन बंद हो जाएगी और ये कॉलम बंद हो जाएगा। तो क्या बचा 2 4 8 2 2 4 8 2। अब इसके आगे साइन क्या आएगा, 0 की पोजीशन देखो, ये है A21 A22 A23 23 पोजीशन है। 23 का मतलब 2 + 3 यानी कि 5, -1 की पावर 5 यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। -1 की पावर 5 करेंगे तो -1 ही बनेगा। फिर अगला फिर से 0 है, तो इसकी पोजीशन देखते हैं A31 A32 A33। 33 का मतलब -1 की पावर 3 + 3 यानी कि इवन पोजीशन है, -1 की पावर 6, +1 ही बनेगा। तो यहाँ पर प्लस लगाएंगे, इस 0 को लिखेंगे। अब इस 0 के लिए क्या होगा, इसकी पोजीशन है थी आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये बंद हो जाएगा। ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़कर क्या बचा, 2 4 -2 6। ये लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर 2 4 -2 और 6। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे कैसे, -2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4 आएगा, बीच में माइनस, 8 6 कितना होता है 48, माइनस। अब इधर देखो ये 0 है, इसका अंदर से कुछ भी आए तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही बनेगा, प्लस ये 0 है, अंदर से कुछ भी आए क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो 8 × 4 - 48 कितना हो गया, माइनस का 44। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, 8 4 = 32, 8 4 = 32 और 3 ये -352 इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। सॉरी इस चीज़ में गलत कर गया यहाँ पर। -2 से 2 मल्टीप्लाई होगा -4, फिर बीच में -8 और 6 बनेगा 48। तो ये दोनों माइनस के हो गए, ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 × -52। तो -8 2 = 16, 8 5 = 40 और 1, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई भी 3x3 ऑर्डर 3 का अगर डिटर्मिनेंट है तो उसका प्रसार आप R1 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R2 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, R3 के सापेक्ष भी कर सकते हैं, C1 C2 C3 किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं। बस देखना ये हुआ कि किस पंक्ति या किस कॉलम में, किस स्तंभ में शून्य ज़्यादा है। हमने देखा यहाँ पर कि जो थर्ड कॉलम था इसमें शून्यों की संख्या 2 थी, तो थर्ड कॉलम के अनुदिश प्रसार किया। क्यों प्रसार किया, इतनी कैलकुलेशन हमारी क्या हो गई, बच गई, इसलिए किया। ठीक, तो अब इसकी एक्सरसाइज 4.1 में आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ये हमको एक डिटर्मिनेंट बना के दे रखा है 2 4 -5 और -1। इसका मान ज्ञात करो वगैरह। तो ठीक है, हमें पता है कैसे डिटर्मिनेंट का, ये 2x2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसका एक्सपेंशन कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा -1, बीच में आएगा माइनस, -5 से मल्टीप्लाई होगा कौन, 4। तो क्या बन जाएगा ये, 2 से -1 -2, -4 को -5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -20, तो माइनस 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 प्लस 20, 20 में से 2 माइनस हुआ कितना आ गया, 18। ये क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड और जो फोर्थ हैं, ये दोनों क्वेश्चन कुछ एक जैसे हैं। जैसे मैं इसमें फोर्थ वाला ले रहा हूँ, फोर्थ क्वेश्चन इसमें लिख रखा कि A बराबर एक मैट्रिक्स दे रखा है हमको। क्या दे रखा है, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। तो हमसे कह रहा दिखाइए, क्या प्रूव करना है इसमें कि डिटर्मिनेंट 3A = 27 ऑफ डिटर्मिनेंट A।
ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं डिटर्मिनेंट ए। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो कहाँ जीरो ज़्यादा है। फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो हैं, तो हम इसमें लिखते हैं प्रथम स्तंभ के अनुदिश क्या करने पर, प्रसार करने पर। क्योंकि डिटर्मिनेंट ए हमको चाहिए होगा ना, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए लाना है, तो सबसे पहले यही निकाल लेते हैं। प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसकी पोजीशन है 1 1, यानी कि सबसे आगे प्लस का साइन आएगा, 1 लिखते हैं। 1 के साथ कौन आएगा, ये लाइन बंद, ये कॉलम बंद, 1 2 0 4, 1 2 0 4। फिर उसके बाद जीरो, इसकी पोजीशन है 2 1, 2 1 का मतलब हुआ 2 + 1 3, ऑड पोजीशन है, माइनस लगेगा, जीरो लिखेंगे। जीरो के साथ कौन आएगा, ये लाइन बंद कर देते हैं, ये कॉलम बंद कर देते हैं, तो 0 1 0 4 आएगा, 0 1 0 4। फिर अगला है जीरो, ये पोजीशन कौन सी है, ये 3 1, A3 1 पोजीशन है, 3 1 3 + 1 यानी कि 4, इवन पोजीशन है, तो प्लस आएगा जीरो। और इसके लिए क्या होगा, ये लाइन बंद होगी, ये कॉलम बंद होगा, 0 1 1 2, 0 1 1 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो डिटर्मिनेंट ए की जो वैल्यू आएगी 1, इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 4, माइनस लगेगा, 2 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा, 0 से कुछ, ये तो 0 ही हो गया, इनकी तो कोई वैल्यू हुई नहीं। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आ गया 4 - 0 4, 4 × 1 4। तो डिटर्मिनेंट ए कितना निकल के आ गया 4। अब हमने राइट साइड में बनाना था 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए अगर मैं करता हूँ तो 27 इंटू कितना हो जाएगा 4, तो ये बनेगा आपका 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 108। अब LHS देखो, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये कह रहा है कि डिटर्मिनेंट 3a, तो डिटर्मिनेंट 3a क्या बनेगा, 3 से पूरे मैट्रिक्स को इसका डिटर्मिनेंट बनाने के लिए कैसे निकालेंगे इसका डिटर्मिनेंट, जो मैट्रिक्स ए दिया था इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करते हैं, हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं 3a, तो 3a कैसे बनेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मैट्रिक्स में तो सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं, सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 0, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 0 0, 3 4 जा 12, ये बन गया 3a। अब इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू लिखेंगे 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब इसकी वैल्यू हमने निकालनी है, किसके अनुदिश प्रसार करें, कहाँ जीरो ज़्यादा है, C1 में जीरो ज़्यादा है, तो हम लिख देंगे प्रथम स्तंभ के अनुदिश क्या करने पर, प्रसार करने पर। प्रथम स्तंभ के अनुदिश प्रसार करेंगे तो इसकी पोजीशन है 1 1 1 1 पोजीशन है, यानी कि इवन पोजीशन है, प्लस ही आएगा, तो 3 लिखते हैं। 3 के साथ कौन सा डिटर्मिनेंट आएगा, ये लाइन बंद, ये कॉलम बंद। अब इसमें जो डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट आएंगे 3 6 0 12 आएगा, 3 6 0 12। फिर अगला जीरो, ये है आपकी 2 1 A2 1 पोजीशन, ऑड पोजीशन है, -0, इस जीरो के साथ कौन आएगा, ये लाइन बंद, ये कॉलम बंद, 0 3 0 12 0 3 0 12। अब नेक्स्ट कौन रह गया, ये रह गया, इसकी पोजीशन कौन सी है, A31 पोजीशन है, A31 का मतलब 3 + 1 4, इवन पोजीशन है, प्लस आएगा 0। अब इसके लिए ये बंद होगा और ये कॉलम बंद होगा, तो 0 3 3 6 0 3 3 6। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 3 ऐसी आएगा, 12 3 जा कितना होता है 36, -6 से 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 0 ही रहना, ये 0 ही रहना, -0 + 0, तो 3 × 36, 3 × 36 करेंगे तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 108। तो दोनों वैल्यू इक्वल आ गई। 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए किया 108 आया, और डिटर्मिनेंट 3a किया वो भी कितना आ गया, 108 आ गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस डिटर्मिनेंट 3a इक्वल टू 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी का जैसा आप लोग कौन सा क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में सारणिकों के मान निकालने हैं, तो सारणिकों के मान निकालना है यानी कि कुल मिला के इनको एक्सपेंड करना है, तो ये आप लोग कर सकते हैं खुद, इसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी वैसी है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक्स के मान ज्ञात करने हैं, इसमें ऐसा दे रखा 2 4 5 1 इक्वल टू लिखा है कितना 2x 4 6 x। कैसे करोगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, 2 से 1 मल्टीप्लाई हुआ 2, -5 से 4 मल्टीप्लाई हुआ 20, ऐसे इधर 2x से x मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर, -6 से 4 मल्टीप्लाई होगा 24, 2 - 20 होता है -18 इक्वल टू 2x स्क्वायर -24, ये इधर जाएगा
तो 2x² इक्वल टू हो जाएगा -18 + 24, 2x² इक्वल टू ये माइनस हो गया, आ गया 6, x² इक्वल टू 6/2 यानी कि 3, x² इक्वल टू 3, इसका मतलब x इक्वल टू हो जाएगा ±√3। तो पार्ट सेकंड इसका ऐसी है, आप लोग खुद करिएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा यदि ये डिटर्मिनेंट लिखा है x to 18x इक्वल टू 6 to 18 6 ऐसा हो तो x का मान ज्ञात करो। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, x से x मल्टीप्लाई होगा x² माइनस 18 2 जा कितना होता है 36, 6 से 6 मल्टीप्लाई हुआ 36 माइनस 18 से 2 मल्टीप्लाई होगा 36, तो x² माइनस 36, ये माइनस हुआ 0। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x² इक्वल टू 36, x इक्वल टू स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट यानी कि ±6, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 पूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैंने छोड़ रखा है, उसमें केवल सारणिकों के मान निकालने हैं, यानी कि उनको हमने एक्सपेंड करना है, उनका प्रसार करना है। तो आप लोग उसी लाइन या उसी कॉलम के अनुदिश प्रसार कीजिएगा जहाँ पर जीरो ज़्यादा हो, और जिसमें जीरो नहीं हो उसमें सीधे सीधे R1 के सापेक्ष से प्रसार कर दिएगा, या आपकी चॉइस है, आप किसी के अनुदिश प्रसार करें। ठीक, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होती है, बाकी अब देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में।